नमस्कार, कर्नाला टीवी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। $8 लाख रुपए की ठगी करने वाली एक महिला को कलंबोली पुलिस ने किया गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर प्रेमिका को मझधार में छोड़ने वाले प्रेमी को प्रेमिका ने दिलाई जेल की हवा। विधायक विवेक पाटिल और पार्षद सुनील बेहरा के प्रयासों से तक्का ग्रामवासियों को मिला न्याय। जल्द ही बनेगा तक्का गांव के लिए सबवे। और 13 जुलाई को हुए बम हमले में मृतक व्यक्तियों के लिए नवी मुंबई में निकाली गई शांति रैली। अगर आप किसी पत्र संस्था या प्राइवेट संस्था में अपने पैसे रख रहे हो तो जरा सावधान। पहले जांच लें कि ये पत्र संस्था कहाँ है, क्योंकि हो सकता है वो पत्र संस्था आपका पैसा निगल जाए और आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़े, क्योंकि लोगों को ठगी का शिकार बनाने वाली एक ऐसी ही 24 वर्षीय महिला को कलंबोली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बुरे काम का बुरा नतीजा, यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी और शायद ऐसे लोगों को भी देखा होगा। हम कुछ ऐसे लोगों को बेनकाब करने जा रहे हैं जो लोगों की गाढ़ी कमाई खा चुके हैं। कहानी कुछ इस प्रकार है। वैशाली देवीदास सुरटे नामक 24 वर्षीय युवती ने सिद्धि नागरी जनता सहकारी पत्र संस्था के नाम से कामोठा, खारघर, पनवेल आदि विभाग की महिलाओं से 20, 25 तथा 1000 रुपयों तक का कलेक्शन किया था। 3 सालों तक वैशाली सुरते यह कलेक्शन करती रही, मगर सितंबर 2010 से उसने कलेक्शन करना बंद कर दिया और वो सारा पैसा समेटकर चंपत हो गई। संस्था के ग्राहकों ने इसके बारे में जब जानना चाहा तो उन्हें पता चला कि पत्र संस्था बंद हो चुकी है। सच्चाई जानकर इन ग्राहकों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सिद्धि नागरी जनता सहकारी पत्र संस्था नाम की कोई संस्था ही अस्तित्व में नहीं थी। लोग यह जान चुके थे कि वो ठगी का शिकार बन चुके हैं। जब सच्चाई सामने आई तो उन्होंने ठगी की शिकायत कलंबोली पुलिस थाने में दर्ज करा दी। शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने तुरंत वैशाली सुरटे को हिरासत में ले लिया, जिसे बुधवार को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने वैशाली को 24 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। गौरतलब है कि वैशाली ने तकरीबन 8,44,350 रुपयों की ठगी की थी। इस पूरे मामले में कलंबोली पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक गुलाबराव पाटिल ने हमारे संवाददाता को जानकारी दी। सिद्धिविनायक जनता नागरी सहकारी पतपेढी नावाचे पतपेढीचे बुक छापले होते आणि ते बुक वरती डेली कलेक्शन करायची 2 सब एजंट नेमून आणि एकूण कामोठ्यातून 10 ते 12 लोकांनी आपल्याकडे तक्रार केली आहे। टोटल त्यांनी 8,44,350 रुपयाला फसवणूक केलेली आहे आणि ती पतपेढी ज्या पतपेढीचे बुक त्यांनी छापलेले आहेत ती पतपेढी अस्तित्वात नाही दिलेल्या पत्त्यावर। जो रजिस्ट्रेशन नंबर वापरलेला आहे तो सुद्धा कळंबोलीत दुसरी एक पतपेढी आहे, शिवाई महिला ग्रामीण बिगर शेती पतपेढी, या पतपेढीचा रजिस्ट्रेशन नंबर वापरलेला आहे। आत्तापर्यंत तपासात आपल्याकडे 10 ते 12 लोकांच्या तक्रारी आहेत आणि हाऊस सर्चमध्ये त्याच्याकडे काही ब्लँक पासबुक मिळाले त्या पतपेढीचे आणि काही पैसे भरलेले पासबुक पण मिळालेत, पण त्याच्यावर फक्त नाव आहेत, त्यांचे पत्ते नाहीत। त्याच्यामुळे आता अजून लोक याच्यात अजून फसवणूक झालेले लोक वाढण्याची शक्यता आहे। हे सब एजंट मार्फत हे कलेक्शन झालेलं आहे। त्याच्यामुळे आज आपल्याला या स्टेजला किती लोकांना एक्झॅक्ट फसवायचं फिगर सांगता येणार नाही, पण सब एजंटने जी आपल्याकडे तक्रार दिलेली आहे त्याच्यात त्यांनी कलेक्शन करून 70 ते 80 लोकांकडनं 2,70,000 रुपये त्या सब एजंटने या आरोपीला दिलेले। सप्टेंबर 2010 पर्यंत हे कलेक्शन चालू होतं। जेव्हा सप्टेंबर 2010ला सब एजंटला आरोपीने पैसे बंद कलेक्शन घ्यायचं बंद करायचं सांगितलं, तेव्हा त्यांनी विचारलं का पैसे का बंद करायचे, तर त्यांनी सांगितलं की पतपेढी बंद पडली। मग या लोकांनी पतपेढी पासबुकवर असलेल्या पतपेढीच्या पत्त्यावर जाऊन चौकशी केली, तर आजूबाजू चौकशी करता असं समजलं की इथं या नावाची पतपेढी कधीच नव्हती। मग त्या लोकांनी फॉलोअप करून त्यांनी दिलेल्या तक्रार अर्जावरून हा गुन्हा दाखल झालेला आहे। अजून याच्यात आता हे पासबुक आता अटक आरोपीचं म्हणणं आहे की पुढे अजून त्यांनी दुसऱ्याला दिले आणि त्यांनी ते पासबुक आणून दिलेले आहे। आता तपास चालू आहे, त्याच्यामुळे आरोपीचं नाव, पुढचा जो आरोपी त्याचं नाव मी डिस्क्लोज करत नाही। तपास चालू आहे, जसं तपासात प्रोग्रेस होईल तसं पुढची माहिती आपल्याला देईल। हम अपने दर्शकों को बस यही कहना चाहेंगे कि अगर आप अपना पैसा कहीं लगा रहे हैं तो पहले उस संस्था की पूरी जानकारी हासिल करें, ताकि भविष्य में आप पर पछताने की नौबत न आ जाए और साथ ही आपका पैसा भी सुरक्षित रहे। उसने अपने शादी के जो सपने बोए थे वो सपने चूर चूर हो गए, क्योंकि जिसके साथ वो अपना जीवन बिताने वाली थी वो उसे अकेले मझधार में छोड़कर फरार हो गया, मगर वो कानून से नहीं बच सका।
और युवती के धैर्य ने उसे पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। उसने जिसके साथ अपना पूरा जीवन बिताने का सपना संजोया था, उसी दरिंदे ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाकर उसके भरोसे को तार तार कर दिया और छोड़ दिया जिल्लत की जिंदगी जीने के लिए। जी हाँ, यह घटना है पनवेल से सटे मोहो गांव की। मोहो गांव में रहने वाला 24 वर्षीय संजय बालाराम पाटिल पावणे MIDC में एक कंपनी में काम करता था। उसी कंपनी में काम करने वाली एक युवती से उसे प्यार हो गया। हालांकि संजय ने उस युवती को शादी के सपने भी दिखाए, मगर उसने अपनी प्रेमिका को बताया कि जब मेरी छोटी बहन की शादी हो जाएगी उसके तुरंत बाद हम शादी कर लेंगे। लड़की भी उसके झांसे में आ गई और फिर इन दोनों की प्रेम कहानी पटरी पर चलने लगी। मगर संजय को शायद प्यार के अलावा अपनी प्रेमिका से कुछ और हासिल करने की चाहत थी। वो लड़की से शारीरिक संबंध स्थापित करना चाहता था। हालांकि लड़की ने भी इस बात से इनकार नहीं किया, यह सोचकर कि वो भविष्य में उसी की होने वाली है, तो भला ऐतराज कैसा। फिर शुरू हुआ संजय और उस लड़की के शारीरिक संबंध का दौर। मगर प्यार का और शादी का वादा करने वाले संजय ने अचानक अपना मन बदल लिया और वो कंपनी छोड़कर भाग निकला। इस बात की भनक जब संजय की प्रेमिका को लगी तो उसने पहले संजय से मिलने की कोशिश की, मगर जब उसे महसूस हुआ कि संजय उसे टालने की कोशिश कर रहा है और वो संजय की हवस का शिकार बन चुकी है, तो उसने पनवेल पुलिस थाने में संजय के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी। शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने संजय को अपने हिरासत में ले लिया। संजय को न्यायालय ने 22 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इस पूरे मामले के बारे में पनवेल पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रमेश घडवले ने हमारे संवाददाता को विस्तृत जानकारी दी। याच्यामध्ये ही मुलगी आणि आरोपी संजय बालाराम पाटील वय 25 राहणार मोहा गाव, आपल्या परिसराच्या बाजूला शिवकर मोहा गाव, इथला तो राहणारा मुलगा आहे। हे दोघेही पावणा MIDC तुर्बे येथे जवळजवळच्या कंपनीमध्ये काम करत होते। काम करत असताना त्यांची मित्र-मैत्रिणींनी त्यांची ओळख एकमेकांजवळ ओळख करून दिली आणि त्या ओळखीचं रूपांतर पुढे प्रेमात झालं आणि ते प्रेम करत असताना एक फिरत असताना आरोपीने तिच्या घरी गेला, आई वडिलांना सांगितलं मी या मुलीवर लग्न, तुमच्या मुलीवर लग्न करायला तयार आहे, असं आहे तसं आहे, पण सांगितलं माझ्या बहिणीचं लग्न आहे, बहीण आहे, तिचं 6 महिन्यात लग्न करतो, त्यानंतर मी लग्न करेन। त्यामुळे ती घरची लोकांनी पण परवानगी दिली मुलीला याच्याबरोबर फिरायची। आणि एका प्रसंगी तो लॉजवर घेऊन गेला आणि सांगितलं तिला, बाबा चल तुझ्यावर एक खास ठरवायचं आहे, लग्नाचं बोलायचं आहे, आणि तो लॉजवर नेऊन त्यावर बलात्कार केलेला आहे। तर त्या आरोपीला त्यानंतर त्या मुलाने तिच्याजवळ संपर्कच ठेवला नाही, मोबाईल बंद केला, तिला भेटेना, नोकरी सोडून दिली। त्यामुळे ती घाबरली, त्याने तिला वाटलं आपल्याला याने फसवलंय। त्यानंतर ती 16/7 इकडे पोलीस स्टेशनला तक्रार देण्यासाठी आली। ती तक्रार घेऊन त्याच दिवशी आरोपीचा कंपनीतून पत्ता काढून त्याला मोहा गाव येथून त्याच्या राहत्या घरातून अटक केलेली आहे। त्याला कोर्टासमोर हजर केली आहे। त्याला 22 तारखेपर्यंत पोलीस कोठडी रिमांड दिलेला आहे। इस पूरे मामले पर अगर नजर डाली जाए तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आज की युवा पीढ़ी अपने आप को संभाले और अच्छे बुरी की पहचान कर अपना भविष्य खुद ही संवार ले। कैमरा पर्सन मनोज चौहान के साथ कर्नाला टीवी के लिए विक्रम बाबर की रिपोर्ट। रविशेठ पाटिल सामाजिक विकास मंडल एवं मशाल सामाजिक सेवा मंडल के संयुक्त प्रयासों से गवाण एवं डूंगी स्थित जिला परिषद के मराठी प्राइमरी स्कूल के जरूरतमंद विद्यार्थियों को शनिवार को कॉपियां वितरित की गई। रवि पाटिल सामाजिक विकास मंडल वहाल एवं मशाल सामाजिक सेवा संस्था उरण के संयुक्त प्रयासों से इन दिनों उरण विभाग में जरूरतमंद विद्यार्थियों को उनके शैक्षणिक वर्ष के लिए कॉपियां वितरित की जा रही हैं। बुधवार को गवाण स्थित जिला परिषद के मराठी प्राइमरी स्कूल में विद्यार्थियों को कॉपियां वितरित की गई। इस अवसर पर सरपंच रामदास कातकरी, उप सरपंच हरिभाऊ पाटिल, मशाल सामाजिक सेवा संस्था के अध्यक्ष पदाजी कासूकर, पांडुरंग दमड़े, तुकाराम घरत, मधुकर मोकल, सुनील ठाकुर आदि गणमान्यों सहित स्कूल के अध्यापक, ग्रामवासी एवं विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष पदाजी कासूकर ने विद्यार्थियों को मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम आम्ही सर्व जे या कार्यक्रमाचे सभासद आहोत ते आम्ही सगळे रिटायर्ड कोण शिक्षक, DST कामगार, कोणी आपल्या कंपनीचे असे आम्ही असे जमून आम्ही आता कार्यक्रम जमलो आणि विचार केला की आपण काहीतरी आपल्या असते थोडंसं सहकार्य करावं किंवा एखादं चांगले कार्य करावं या आणि आपली एक संघटना आपले किंवा आपलं नाव लौकिक करावं किंवा आपल्या मुलांना म्हणा किंवा कोणाला सहकार्य करावं असं एक आम्ही उद्दिष्ट ठरवून नंतर आम्ही रविशेठ सामाजिक सेवा संस्था यांचे अध्यक्ष श्री बालाराम पाटील साहेब यांना भेटलो।
आणि त्यांच्या सहयोगाने आम्ही हा उपक्रम राबवित आहोत। आज 8 दिवस हा वया वाटपाचा कार्यक्रम चालू आहे। आज आम्ही छोटासा कार्यक्रम म्हणजे वया वाटपाचा कार्यक्रम, गरजू मुलांना वया वाटपाचा कार्यक्रम आयोजित केला आहे, त्याचं तुम्ही आम्हाला सहकार्य करावं। वहीं डूंगी स्थित जिला परिषद के मराठी प्राइमरी स्कूल में भी रवि पाटिल सामाजिक विकास मंडल वहाल एवं मशाल सामाजिक सेवा संस्था उरण द्वारा विद्यार्थियों को कॉपियां वितरित की गई। जुलाई को मुंबई में हुए बम धमाके में मृतक व्यक्तियों के याद में नवी मुंबई में कॉलेज के युवक और युवतियों ने शांति रैली निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए नजर डालते हैं शांति रैली पर। सानपाड़ा से वाशी रेलवे स्टेशन तक कॉलेज के युवा वर्ग ने एक शांति यात्रा का आयोजन किया था, जिसमें कॉलेज के युवक एवं युवतियां बड़ी संख्या में शामिल हुई थी। मुंबई में हुए बम धमाकों में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यह शांति यात्रा निकाली गई थी। इस अवसर पर हमारे प्रतिनिधि ने यात्रा में शामिल युवक युवतियों से बात की। जी बताइए, इस तरह की जो रैली आयोजित की गई है, इसके पीछे क्या मंशा रही है आपकी? क्या है कि जो एक हफ्ता पहले जो मुंबई में ब्लास्ट हुए थे, उन सबको अलर्ट करने के लिए, लोगों को अलर्ट करने के लिए ये सब किया जा रहा है। कल हुआ है मुंबई में, आज नवी मुंबई में भी हो सकता है, तो ये अलर्टनेस हमारे कॉलेज के द्वारा ये हम सबको बताना चाहते हैं। तो आपको लगता है कि इस तरह की रैली आयोजन करने से लोगों के दिमाग में कुछ जागरूकता आ जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज की डेट में अगर यूथ क्राउड सबसे ज्यादा है और हम यूथ क्राउड पे ही टारगेट कर रहे हैं, हमारा कॉलेज का क्राउड है, आज हमारा कॉलेज कर रहा है, कल हमें देख के और कॉलेजेस करेंगे, तो ये जरूर फैलेगा। तो ये पीस रैली है, इससे हम लोग लोगों को संदेश पहुंचाना चाहते हैं, उनके लिए सांत्वन है, उनके लिए जो लोग मर गए, इसमें जो लोग इंजोर हो गए उनके लिए। तो आपको लगता है कि इस तरह की रैली आयोजित करने से लोगों में जागरूकता आ जाएगी? क्या लग रहा है आपको? कहीं ना कहीं तो लोगों के मन में वो जो भावना है वो जागरूक जरूर होगी। वहीं शांति यात्रा के आयोजक ने भी अपनी भावनाएं हमारे कैमरे के सामने जाहिर की। आम्ही हा जो मोर्चा आयोजित केलेला आहे ते आमच्या विद्यार्थ्यांच्या ज्या भावना आहेत या हल्ल्याचा निषेध करण्यासाठी त्या आम्ही व्यक्त करीत आहोत। आणि याचबरोबर या बॉम्ब हल्ल्यामध्ये जे मृत झालेले आहेत, त्यांचे जे नातेवाईक आहेत, कुटुंबीय आहेत, त्यांना आम्ही आमचा जो पाठिंबा आहे आणि आमची जी सहानुभूती आहे ती आम्ही व्यक्त करतो। यह सच है कि मुंबई कई आतंकवादी घटनाओं को झेल चुकी है। कई लोगों ने अपने प्राण आतंकी घटनाओं में गंवा दिए हैं। मासूम और निरपराध लोगों को निशाना बनाने वाले आतंकियों का कोई धर्म, कोई संप्रदाय नहीं होता, वो तो बस इंसानियत के दुश्मन है। मुंबई हमेशा आतंकी त्रासदी को झेलकर बदस्तूर अपने दर्रे पर चल पड़ती है, मगर जहां एक तरफ शांति यात्रा के माध्यम से युवाओं ने जान गंवा चुके लोगों को सांत्वना दी, वहीं लोगों को सतर्क और जागरूक रहने का भी संदेश दिया है। हम भी अपने दर्शकों से यही अपील करना चाहेंगे कि अनैतिक तत्वों के मंसूबों को पूरा होने से रोके और जहां संदिग्ध वस्तु दिखे पुलिस को तुरंत इत्तला करें, ताकि अनमोल जान को बचाया जा सके और आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। कैमरा पर्सन मनोज चौहान के साथ करनाला टीवी के लिए गोपाल शाह की रिपोर्ट। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं भी मत जाइएगा, हम फिर हाजिर होते हैं। देखते रहिए करनाला टीवी। जनतेचा एकच निर्वाळा बँक असावी तर कर्नाळा। कर्नाळा नागरी सहकारी बँक संपूर्ण कोकण विभागात सहकारी बँकेचा प्रथम क्रमांक मिळवून यशाच्या अत्युच्च शिखरावर आरूढ झालेली, ग्राहकांच्या विश्वासास पात्र असलेली रायगड जिल्ह्यातील एकमेव अग्रगण्य बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। केवळ 14 वर्षांच्या काळात यशाची गगनभरारी घेणाऱ्या बँकेच्या ठेवी 255 कोटींच्या वर, स्थापनेपासून रिझर्व्ह बँकेच्या निकषानुसार ग्रेड 1 आणि वैधानिक लेखा परीक्षणात अवर्ग दर्जा कायम राखलेली जनतेच्या विश्वासाची बँक कर्नाळा नागरी सहकारी बँक। भांडवल पर्याप्ततेचे प्रमाण 13.2%, बँकेचा निव्वळ नफा 3 कोटींच्या वर, एनपीएचे प्रमाण 6.19%, मुदत ठेवी अर्थात डिपॉझिट्सवर आकर्षक व्याज, ज्येष्ठ नागरिकांना 1% अधिक व्याज, कर्जासाठी सुयोग्य मार्गदर्शन आणि बँक लॉकर्सचीही सेवा उपलब्ध। त्याचबरोबर वीज ग्राहकांची दगदग मिटविण्यासाठी आम्ही सुरू केले आहे वीज बिल भरणा काउंटर। बँकेने सुरू केली आहे सोने तारण कर्ज योजना, दर साल दर शेकडा 11% व्याजाने। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक असोसिएशन मुंबईद्वारे बँकेला मिळाले आहे पहिल्या आणि दुसऱ्या क्रमांकाचे पारितोषिक।
त्यामुळेच बँकेच्या प्रगतीत मानाचा तुरा खोवला गेला आहे. अत्याधुनिक सेवा सुविधांनी सुसज्ज अशा आमच्या शाखा खारघर, नवीन पनवेल, महाड आणि तक्कागाव बँकेच्या यशाचा आलेख सदैव चढता ठेवण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. आमचे सर्व संचालक आणि आमचे मार्गदर्शक बँकेचे अध्यक्ष माननीय आमदार विवेकानंद पाटील. माननीय आमदार विवेकानंद पाटील यांच्या उक्तीप्रमाणे अविश्रांत मेहनत आणि प्रामाणिकपणा हे यशाचे गमक या ध्येयाने आपल्या सेवेसाठी तत्पर आहेत. बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सरव्यवस्थापक हेमंत सुताने आणि त्यांचा कर्मचारी वृंद. तेव्हा बँकेच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आणि सौजन्यशील सेवेसाठी सोमवार ते शनिवार सकाळी 9:30 ते 1:30 आणि दुपारी 2:30 ते सायंकाळी 6 या वेळेत प्रत्यक्ष संपर्क साधा. आमचा पत्ता कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, रतन मार्केट, पहिला मजला, टपाल नाका, उरण रोड, पनवेल. आमचे दूरध्वनी क्रमांक आहेत 27459111, 2746 2700 आणि 32983363. जनतेचा एकच निर्वाळा, बँक असावी तर कर्नाळा. कर्नाळा नागरी सहकारी बँक. आपको टाटा या फियाट की कोई नई कार खरीदनी है या फिर आपके कार की सर्विसिंग करानी है तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा मोटर्स आपके लिए लाए हैं फॉर्च्यून कार्स प्राइवेट लिमिटेड. अब पनवेल में भी पुराने मुंबई पुणे हाईवे पर कोलखे विलेज और पलसपा फाटा के पास फॉर्च्यून कार्स का एक और शानदार शोरूम और सर्विस सेंटर. हमारे यहाँ आपको मिलेगी टाटा और फियाट कंपनी की हर प्रकार की कारें, जैसे टाटा की इंडिगो मांझा, इंडिगो सियस, इंडिका, इंडिका विस्टा, सफारी डाइको, सुमो विक्टा, सुमो ग्रैंड MK2, जेनॉन और दुनिया में तहलका मचा देने वाली नैनो कार. वही फियाट की पुंटो और लिनिया गाड़ी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है. फॉर्च्यून कार्स ने अब शुरू किया है अपना सर्विस सेंटर भी, जहां तजुर्बेकार मैकेनिक्स के जरिए आपके गाड़ी के हर पुर्जे की जांच कर हम आपको प्रोवाइड करेंगे सर्वोत्तम सर्विस. तो देर किस बात की, अपने और परिवार के सपनों को साकार करने के लिए फौरन आइए हमारे पास. आपके सपनों को साकार करने का वादा फॉर्च्यून कार्स का यही है इरादा. डी-मार्ट, डिस्काउंट आणि दर्जा यांचा मेळ साधणारं डिपार्टमेंटल स्टोअर डी-मार्ट. परिपूर्ण खरेदीचं सर्वोत्तम ठिकाण, स्वस्त, मस्त आणि प्रशस्त वातानुकूलित शॉपिंग सेंटर डी-मार्ट. डी-मार्ट मध्ये आहेत 8,000पेक्षा जास्त वस्तूंच्या व्हरायटीज, धान्य, कडधान्य, ताजा भाजीपाला, स्टेशनरी, कॉस्मेटिक्स, गिफ्ट आर्टिकल्स, भांडी, प्लास्टिक आयटम, फर्निशिंग, त्याचबरोबर जेंट्स, लेडीज आणि चिल्ड्रन्स रेडीमेड गारमेंट सुद्धा. डी-मार्ट, कुटुंबातील प्रत्येकासाठी, प्रत्येकाच्या गरजेसाठी. डी-मार्ट, दररोज डिस्काउंट, दररोज बचत. सकाळी 10 ते रात्री 10 अखंड विनम्र सेवा फक्त डी-मार्ट मध्ये, म्हणजेच डिस्काउंट मार्ट मध्ये. आमचा पत्ता डी-मार्ट, प्लॉट नंबर 1, सेक्टर 9E, सेक्टर 14 समोर, सिडको वॉटर टँक जवळ, रोडपाली गाव रोड, कळंबोली. डी-मार्ट. आजच आमच्या कळंबोली शाखेला भेट द्या आणि खात्री करा. संपर्क नंबर 9167307580, म्हणजेच 9167307580. आमची शाखा नवीन पनवेल मध्येही कार्यरत आहे. डी-मार्ट. जनहिताचा निर्वाळा, दैनिक कर्नाळा. पनवेल, रायगड आणि नवी मुंबईसह आसपासच्या घडामोडींचा वेध घेणारं आपल्या हक्काचं व्यासपीठ दैनिक कर्नाळा. कला, क्रीडा, समाजकारण, राजकारण, अपराध जगत इत्यादी क्षेत्रातील ताज्या घटनांचं प्रतिबिंब दैनिक कर्नाळा. आपल्या भावभावनांचं दर्पण आणि आपल्या हक्काचा आवाज दैनिक कर्नाळा. पनवेल में 3-4 दिनों से लगातार हो रही बरसात की वजह से पनवेल में किसी तरह की आपातकालीन परिस्थिति निर्माण ना हो, इसलिए पुलिस बल पूरी तरह से तैयार है, जिसकी जानकारी देने के लिए मंगलवार को एक पत्रकार परिषद बुलाई गई थी, जिसमें वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रमेश घड़ौले ने विस्तृत जानकारी दी. 26 जुलाई 2005 की वो रात आज भी पनवेल वासी नहीं भूले होंगे. उस मंजर को आज भी याद करके लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं. पनवेल में आई उस बाढ़ के बाद आपातकालीन सुरक्षा चौकन्नी कर दी गई थी
और आज भी आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए पालिका समेत हर सरकारी विभाग तत्पर हैं, ताकि नागरिकों को फिर से उसी तरह की समस्याओं का सामना न करना पड़े। पनवेल में पिछले 4-5 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते आपातकालीन सुरक्षा चौकन्नी कर दी गई है, जिसकी जानकारी देने के लिए पनवेल पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक रमेश घड़ौले ने एक पत्रकार परिषद बुलाई थी, जहां उन्होंने पत्रकारों को बताया कि पनवेल पुलिस और आपातकालीन सुरक्षा बल किस प्रकार कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। सध्या पाऊस जास्त पडत आहे आणि आपल्याकडे माहिती आहे की गाडी नदी कोळीवाड्यात घुसते, तर कोळीवाड्यातील ग्रामस्थांना सर्वांना सावधतेचा इशारा दिलेला आहे, त्यांना अलर्ट केलेला आहे आणि तिथे लक्ष ठेवायला त्यांची मंडळी नेमलेली आहे। त्यानंतर पोलीस स्टेशनतर्फे आम्ही जवळ 60 ते 70 फुटाचे 3 दोरखंड आणलेले आहेत, त्यानंतर 4 टायर ट्यूब आणलेले आहेत ज्या हवा भरून की ताबडतोब वाचवता येतील। बॅटऱ्या आहेत, 4 बॅटऱ्या आपण घेतलेल्या आहेत, 4 टायर ट्यूब आणि 3 दोरखंड। असे कोणत्याही परिस्थितीत जर पुरात सापडलेला माणूस, नदीमध्ये सापडलेला माणूस याला वाचवण्याची आपली जय्यत तयारी आपण करून ठेवलेली आहे। आपत्कालीन ही उपाययोजनेखाली हे सर्व आपण तयारी केलेली आहे। आपण या पूरग्रस्तांच्या ह्याच्यासाठी की पुरात कोणी सापडू नये म्हणून आपण त्या ठिकाणी आपण कोळीवाड्यातील मुलं आहेत त्यांना तिथे 2-2 ग्रुप करून आपण त्यांना लक्ष ठेवायला लागेल आणि ते मदत करायला तयार आहेत आणि त्यांना आपण स्वयंसेवक पोलिसांना मदत करण्याचे सागरी बांधव हे आपल्याला मदत करण्यासाठी त्यांना ओळखपत्र देऊन त्यांची आपण मदत घेतो। त्यानंतर पोलिसांचा 100 नंबर आहे, पोलीस हेल्पलाईन 103 आहे, आपले पोलीस स्टेशनचे नंबर आहेत, या सर्व किंवा आमचे मोबाईल नंबर आहेत ते सर्वांना दिलेले आहेत, गावोगावी दिलेले आहेत। त्यांनी या नंबरवर आमच्याकडे संपर्क साधून आमचे एसीपी साहेब, डीसीपी साहेब किंवा मी आणि इतर आमचे अधिकारी या सर्वांचे मोबाईल नंबर प्रसिद्ध केले आहेत, त्याच्यावर संपर्क साधून आम्हाला वेळोवेळी माहिती देऊ शकतात। कलम्बोली में रहने वाले पुखराज चौधरी ने जसवंत मेडिकल शुरू किया है, जिसका उद्घाटन बुधवार को विधायक विवेक पाटिल के हाथों किया गया। इस अवसर पर एपीएमसी के संचालक राजाराम काथार, भिंगारी ग्राम पंचायत सदस्य कृष्णा काथार आदि गणमान्यों सहित पुखराज चौधरी के शुभचिंतक उपस्थित थे। इस दौरान विधायक विवेक पाटिल ने श्री चौधरी को शुभकामनाएं दी। प्रकल्प बाधितों को न्याय दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करने वाले शेका पक्ष ने एक और सराहनीय पहल की है। पनवेल आईटीआई के लिए तक्का गांव की जमीन अधिग्रहित की गई थी, मगर आईटीआई प्रबंधन ने जानबूझकर प्रकल्प बाधित विद्यार्थियों को प्रवेश प्रक्रिया से वंचित रखा था, जिसके खिलाफ स्थानीय पार्षद सुनील बेहरा ने आवाज उठाई और तक्का गांव के विद्यार्थियों को न्याय दिलाने का प्रयास किया।
देखते हैं खबर विस्तार से। लगभग 50 साल पहले पनवेल में स्वयं रोजगार का प्रशिक्षण देने वाली औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था की स्थापना की गई थी। संस्था के स्थापना के दौरान तक्का गांव की जमीन अधिग्रहित की गई थी और इस अधिग्रहण के वक्त तक्का ग्राम वासियों को ITI प्रबंधन द्वारा प्रवेश प्रक्रिया से लेकर कामगार भर्ती प्रक्रिया में अग्रक्रम देने का आश्वासन दिया गया था। हालांकि कुछ साल स्थिति सामान्य रही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया स्थिति में बदलाव आता गया। पिछले कुछ सालों में तक्का गांव के विद्यार्थियों को एडमिशन के दौरान दरकिनार किया गया। कभी मेरिट लिस्ट का बहाना बनाकर तो कभी ट्रेड उपलब्ध न होने का बहाना बनाकर उन्हें प्रवेश प्रक्रिया से दूर रखा गया, जिससे तक्का ग्राम वासियों में असंतोष का वातावरण फैल गया और इस असंतोष को आखिरकार मंगलवार को हवा मिल गई। आक्रोशित तक्का ग्रामवासी स्थानीय पार्षद सुनील बहिरा के नेतृत्व में ITI में पहुंच गए और प्रिंसिपल से मिलकर उन्हें ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन के जरिए तक्का ग्रामवासियों ने मांग की है कि प्रकल्प बाधित विद्यार्थियों को ITI प्रवेश प्रक्रिया में अग्रक्रम नहीं दिया गया तो शेका पक्ष द्वारा प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन छेड़ा जाएगा। सुनील बहिरा के नेतृत्व में प्रिंसिपल से मिले शिष्टमंडल द्वारा दी गई चेतावनी के बाद ITI प्रबंधन हरकत में आया और तक्का गांव के विद्यार्थियों को प्रवेश प्रक्रिया में अग्रक्रम देने का निर्णय लिया गया, जिसके बारे में पार्षद सुनील बहिरा ने हमारे संवाददाता को जानकारी दी। आज आम्ही तक्का ग्रामस्थांच्या वतीने पनवेल ITI मध्ये माननीय प्राचार्यांना आव्हान दिली। त्याचे कारण असं होतं की ह्या पनवेल ITI साठी जमीन संपादन तक्का ग्रामस्थांची झालेली आहे आणि तक्का ग्रामस्थांच्या मुलांना इथे ॲडमिशन मिळत नव्हतं, ही खेदाची बाब आहे। म्हणून येऊन आम्ही मंडळी प्राचार्यांना भेट देऊन त्यांना विनंती केली की प्रथम प्राधान्य तक्का ग्रामस्थांना मिळालं पाहिजे, कारण जेणे त्यांच्या जमीन या प्रोजेक्टसाठी संपादित झालेल्या आहेत आणि जवळ 7 ते 8 विद्यार्थ्यांनी इथे ॲडमिशन हवं होतं। त्यासाठी त्यांनी सहकार्याची भूमिका घेऊन ॲडमिशन तात्काळ देतो म्हणून असं आता कबूल केलं आहे। पुढे तक्का ग्रामस्थांना प्रत्येक गोष्टीमध्ये सामावून घेऊ असे त्यांनी ग्रामप्रमुखांनी सांगितलेलं आहे। यापुढे तक्का ग्रामस्थांच्या ॲडमिशन बाबतीत असे कोणते येणार नाही अशी त्यांनी ग्वाही दिलेली आहे। पनवेल शहर में बन रहे फ्लाईओवर का काम MMRDA द्वारा किया जा रहा है, मगर इस फ्लाईओवर की वजह से तक्का गांव के रहवासियों को असुविधा निर्माण हो रही थी। आखिरकार लोगों को हो रही समस्या को विधायक विवेक पाटिल तथा पार्षद सुनील बहिरा के प्रयासों से सुलझाया गया। क्या कह रहे हैं पार्षद सुनील बहिरा, आइए जान लेते हैं। मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्ग पर पनवेल शहर के पास हो रही यातायात की समस्या को दूर करने के लिए पनवेल शहर से होकर गुजरने वाले फ्लाईओवर का काम MMRD की ओर से किया जा रहा है। इस फ्लाईओवर के चलते तक्का गांव के लोगों को आने जाने की असुविधा निर्माण हुई थी, जिससे स्थानीय पार्षद सुनील बहिरा ने यह सबवे बनाने की मांग की थी, लेकिन इस मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। तक्का गांव के लोगों की इस मांग को लेकर विधायक विवेक पाटिल ने इस मसले को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। विधायक विवेक पाटिल और पार्षद सुनील बहिरा के प्रयासों से सरकार द्वारा तक्का गांव के लिए सबवे मंजूर किया गया तथा साथ ही उसकी ऊंचाई भी बढ़ा दी गई। यह सबवे बनाने में कांग्रेस के 2 स्थानीय पार्षद अंदरूनी विरोध कर रहे थे, लेकिन इस विरोध के बावजूद भी विधायक विवेक पाटिल एवं पार्षद सुनील बहिरा के प्रयासों से गत 8 महीनों से ठंडे बस्ते में पड़े हुए इस काम को MMRD द्वारा मंजूरी दी गई। इस पूरे मामले पर पार्षद सुनील बहिरा ने हमारे प्रतिनिधि को विस्तृत जानकारी दी। आज यहाँ पे सबवे का जो काम शुरू हुआ है, ये तक्का गांव वालों के लिए और कॉलोनी वासियों के लिए ये काम शुरू किया गया है। वास्तविक देखा जाए तो पनवेल का जो ब्रिज का काम MMRD के माध्यम से JMC कंपनी को मिला है, वो ब्रिज का काम करते समय तक्का गांव वालों के लिए ध्यान नहीं दिया गया और यहाँ पे सबवे नहीं रखा था। मैंने MMRD के अधिकारियों के नगर पालिका में बुला के उनको बोला कि तक्का गांव वालों के लिए यहाँ पे सबवे होना जरूरी है, लेकिन उन्होंने जो रिस्पांस देना चाहिए था वो रिस्पांस नहीं दिया। उनके बाद मैंने सारे कॉलोनी वालों को और तक्का गाँव वालों को इकट्ठा करके उनका साइन लेके माननीय आमदार विवेकानंद पाटिल साहब के माध्यम से एक लेटर MMRD के दिया गया और उसके बाद JMC कंपनी का काम कम से कम 8 महीना काम यहाँ पे बंद करवा दिया। गाँव वालों के माध्यम से ये काम 8 महीना बंद रखवाने के बाद गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कुछ सोचा और ये सबवे तक्का गाँव वालों के लिए मंजूर करवाया गया। सबवे मंजूर होने के बाद उसका हाइट 2.8 ही रखा गया था। इसमें से खाली छोटा व्हीकल जाने वाला था। दोबारा मैंने ये काम बंद क्षेत्रीय कामगार पक्ष के माध्यम से स्थानिक नगर सेवक करके ये काम बंद रखा और JMC कंपनी के पास मांग की कि यहाँ से ट्रक और बस ये सबवे के अंदर से जाना जरूरी है,
तभी ये काम चालू करके देंगे, अन्यथा ये काम नहीं होने देंगे। ये शेतकरी कामगार पक्ष का दावा है। दोबारा ये काम बंद रखने के बाद जेएमसी कंपनी ने विचार किया और ये सबवे का हाइट कम से कम 11 फुट 12 फुट रखा गया। तो अभी ये समाधान कार्य क्या हमारे लिए कि यहाँ से बस और ट्रक भी अंदर से सबवे से जाएंगे, तभी ये काम शुरू हो गया। वास्तविक ये सबवे ये ब्रिज के अंदर होना जरूरी था, लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से कांग्रेस वालों की तरफ से ये सबवे का सर्वे किया गया, तब ये तक्का वालों के लिए सबवे नहीं रखा था। मेरे मतदाताओं और सब कॉलोनी वाले और तक्का ग्रामवासियों ने मेरे पास विनती की कि साहब यहाँ पे सबवे होना जरूरी है, क्योंकि पहले से 15 तो 20 लोग यहाँ से एक्सीडेंट में तक्का गाँव ने मर चुके हैं और सारी ट्रैफिक यहाँ पे इकट्ठा होने वाली थी और गाँवों को बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता था। तक्का गांव से 2 नगर सेवक कांग्रेस के है, उनकी जिम्मेदारी थी यहाँ पे सबवे होना, लेकिन उन लोगों ने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। चलते चलते फिर एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 8 लाख रुपए की ठगी करने वाली एक महिला को कलंबोली पुलिस ने किया गिरफ्तार। शादी का झांसा देकर प्रेमिका को मझधार में छोड़ने वाले प्रेमी को प्रेमिका ने दिलाई जेल की हवा। विधायक विवेक पाटिल और पार्षद सुनील बेहरा के प्रयासों से तक्का ग्रामवासियों को मिला न्याय। जल्द ही बनेगा तक्का गांव के लिए सबवे। और 13 जुलाई को हुए बम हमले में मृतक व्यक्तियों के लिए नवी मुंबई में निकाली गई शांति रैली। आज के लिए बस इतना ही। करनाला टीवी के बारे में आपकी कोई राय या सुझाव हो या फिर आप कोई खबर देना चाहते हैं तो आप हमें 27457338 इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।